नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ममता का तिरस्कार। मोहित आज पूरे 3 साल बाद इंडिया आया है। एक छोटे से शहर में उसके माता पिता का घर है। पिताजी तो रहे नहीं हैं, लेकिन उस घर में माँ रहती है। घर 2 मंजिला बना हुआ है और ऊपर का घर तो किराए पर चढ़ाया हुआ है। नीचे शारदा जी खुद ही रहती हैं। बेटे बहू के आने से शारदा जी आज बहुत खुश हैं। खुशी के मारे जमीन पर पैर ही नहीं पड़ रहे हैं। रसोई में कभी लड्डू बना रही हैं, तो कभी मठरी काट रही हैं, तो कभी पूरे घर की साफ सफाई कर रही हैं कि मेरे बेटे बहू इतने समय बाद घर आ रहे हैं तो उन्हें सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी सी मिलनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहू बेटे के कमरे की वो बहुत अच्छे से सफाई कर देती हैं। बेटे बहू के आने से पहले ही वो छोले की सूखी सब्जी, रायता, खीर, पापड़, पता नहीं क्या क्या बना देती हैं। शारदा जी को खाना बनाना बहुत पसंद है। उनके हाथ का खाना बनता भी बहुत स्वादिष्ट है। जो भी खाता है वो तारीफ करता है। और मोहित को तो अपनी माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद है। बेटे बहू के आते ही वो सबसे पहले सबको बढ़िया सा चाय नाश्ता कराती हैं और फिर शाम को खाना खिलाती हैं। बेटा बहू अपनी माँ के हाथ का खाना खाकर तारीफ करते हैं कि माँ आपने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, आपके हाथों में तो जादू है। घर का खाना बनाने का सारा काम शारदा जी ही करती थी, क्योंकि सबको घर में शारदा जी के हाथ का ही खाना पसंद था। 2 दिन बाद मोहित अपनी माँ से कहता है, माँ अब तुम इधर अकेली रहती हो तो तुम्हारा मन नहीं लगता होगा। अब तुम ऐसा करो कि हमारे साथ विदेश चलो, उधर तुम हमारे साथ ही रहना तो मुझे अच्छा भी लगेगा। इधर अब कौन है तुम्हारी देखभाल करने वाला? शारदा जी कहती हैं, बेटा तुम कह तो ठीक रहे हो, अपने बेटे बहू के साथ तो हर कोई अपना बुढ़ापा काटना चाहता है। अब तो तुम्हारे पिताजी भी इस घर में नहीं हैं तो अकेले रहकर भी क्या करूँगी। और जब कभी मेरी तबीयत खराब होती है तब तो ऐसा लगता है कि बेटा बहू के पास चले जाओ या उनको बुला लो। सोचना क्या है, अब तो बेटे बहू आ गए हैं और आपको ले जाने के लिए भी तैयार हैं, तो फिर हमारे साथ विदेश चलो। मोहित को जब लगने लगता है कि माँ भी हमारे साथ विदेश जाने के लिए इच्छुक है तो अगले ही पल वो माँ से कहता है, माँ जब आप हमारे साथ विदेश चली जाओगी तो फिर गांव की ज़मीन और शहर के 2 मंजिला मकान का क्या होगा? इनका तो कोई देखने वाला ही नहीं होगा, यह पूरी तरह से खंडर हो जाएगा। जब कोई इनमें नहीं रहेगा ना ही इनकी देखभाल करेगा। हम ऐसा करते हैं माँ, गांव की ज़मीन को बेच देते हैं और इस घर को भी बेचने के लिए ब्रोकर को बोल देते हैं, जिससे कोई ना कोई इस घर को खरीदने के लिए मिल जाएगा और फिर हम आराम से विदेश जा पाएंगे। शारदा जी कहती हैं, बेटा गांव की ज़मीन को हम बटाई पर दे देते हैं, जिससे पैसे आते रहेंगे मेरे अकाउंट में, और इस घर को भी हम किराए पर दे देते हैं, इसके भी पैसे आते रहेंगे। बेचने की क्या ज़रूरत है? तभी बहू प्रियंका कहती है, माँ हम तो विदेश से 4 या 5 साल तक नहीं आएंगे, तो फिर किराए पर देने का क्या मतलब है? कहीं ऐसा ना हो इतने सालों तक हम इधर ना रहें तो किराएदार हमारे घर पर ही कब्जा कर लें और हमारी ज़मीन के साथ भी कुछ ऐसा हो। इससे अच्छा है कि हम उसको बेचकर पैसे ले लेते हैं, वो हमारे काम आएंगे। और अब तो हम आपको हमारे साथ ही रहना है, तो इतना क्या सोचना। अपने बेटे बहू के आगे शारदा जी की एक ना चलती है। बेटा गांव जा कर के गांव की ज़मीन को बेच देता है और उसके पैसे अपने अकाउंट में जमा कर लेता है। कुछ दिनों में घर भी बिक जाता है। शारदा जी नए मकान मालिक से बात कर लेते हैं कि जब तक हम विदेश नहीं जाएंगे तब तक इस घर में रहने दो, उसके बाद तो तुम आ जाना। मकान मालिक अच्छे स्वभाव का होता है। वो कहता है, ठीक है माँ जी, आपको जितने देर रहना है रह लीजिए, वैसे भी हम अपने दूसरे घर में रह रहे हैं। सभी लोग विदेश जाने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि 2 दिन बाद ही उनकी विदेश की फ्लाइट है। मोहित और प्रियंका शारदा जी से कहते हैं, आपका जितना भी कीमती सामान है, जेवर है, वो सब आप मेरे वाले बैग में रख दीजिए और उधर चलकर मैं आपको वापस कर दूंगा। शारदा जी अपने बेटे बहू की चालाकियों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाती हैं, बहुत सीधी सादी हैं। उन्हें तो लग रहा था कि उनके बेटे बहू कितने अच्छे हैं।
जो उन्हें अपने साथ विदेश में रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे। फिर बुढ़ापा बहुत अच्छे से कट जाएगा। अब किस बात की चिंता नहीं है। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद मोहित अपनी माँ से कहता है, माँ तुम थोड़ी देर इस बेंच पर बैठो, मैं अंदर टिकट चेक करके आता हूँ। शारदा जी कभी प्लेन से गई नहीं थी, तो उन्हें क्या पता था कि प्लेन से जाने की क्या प्रक्रिया होती है। वो अपने बेटे पर भरोसा करके उधर ही बिछी हुई एक बेंच पर अपने बैग रखकर बैठ जाती हैं और बेटे के आने का इंतजार करती हैं। इंतजार करते करते उनको 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन बेटा उनको वापस लेने नहीं आता है और शारदा जी थोड़ा सा इधर से उधर टहलने लग जाती हैं और चारों तरफ नज़र घुमाने लगी कि कहीं उनका बेटा बहू दिख जाए। इसी तरह से 2 घंटे बीत जाते हैं। अब तो शारदा जी को घबराहट भी होने लगी थी कि पता नहीं बेटा बहू अभी तक क्यों नहीं आए, क्या हुआ। उनके दिमाग में बहुत सारे ख्याल पैदा हो रहे थे। वो पास में खड़े पुलिस वाले से पूछती हैं, बेटा मेरा बेटा अंदर गया है, टिकट को चेक करने के लिए गया था, अभी तक नहीं आया है, जरा पता कर दो वो क्यों नहीं आया, मुझे भी लेकर विदेश जाने वाला था। पुलिस वाला मोहित को 10 मिनट तक इधर उधर ढूंढता है, लेकिन उसको कहीं मोहित नहीं मिलता है। फिर वो शारदा जी से आकर पूछता है कि आपका बेटा विदेश में कहाँ रहता है। तो बड़ी मुश्किल से शारदा जी बता पाती हैं कि उनका बेटा तो कनाडा में रहता है और वह मुझे भी उधर ही ले जाने वाला था। पुलिस वाले को सारा माजरा समझ में आ जाता है और वह शारदा जी को आराम से समझाते हुए कहता है, माँ जी आप अपने घर जाइए, आपका बेटा आपको लेने नहीं आएगा, क्योंकि वो तो कनाडा वाली फ्लाइट में बैठकर चला गया है। कनाडा की फ्लाइट तो कब की निकल चुकी है। पुलिस वाले की बात सुनकर कि शारदा जी को पहले तो भरोसा ही नहीं होता है, इसलिए वो शाम तक अपने बेटे को उधर ही बैठे बैठे इंतजार करती रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे रात का अंधेरा होता है, वैसे वैसे शारदा जी को अपने बेटे के उनको छोड़कर विदेश जाने का भी भरोसा होने लगता है। फिर वो नम आँखों से अपना बैग उठाती हैं और अपने घर की तरफ चल पड़ती हैं। सीढ़ियाँ उतरते समय लड़खड़ाकर गिर जाती हैं। उन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा उन्हें इतना बड़ा धोखा देगा। अब तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जाएं तो जाएं कहाँ। बेटे ने तो उनको हर तरफ से बेसहारा कर दिया था। गांव की ज़मीन भी बेच दी और शहर का घर भी बेच दिया। अब मैं कहाँ रहूँगी, क्या खाऊँगी, कैसे जीऊँगी। उन्हें तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि उनके बेटे बहू ने उनके साथ इतना बड़ा छल किया है। वो बहुत दुखी हैं, परेशान सी। शारदा जी ऑटो लेकर के अपने इस घर में आ जाती हैं जिसको उन्होंने बेच दिया है और वहाँ चबूतरे पर आकर बैठ जाती हैं और अपने घर को निहार कर देखती हैं और खूब रोती हैं और अपने पति को याद करती हैं कि देखो आज तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। अपने साथ नहीं ले जाना था तो मत ले जाता, कम से कम मेरा घर तो उसे तो नहीं बेचता। अब मैं कहाँ रहूँगी। रात भर शारदा जी अपने ही घर के चबूतरे पर रोती रही। सुबह घर का नया मालिक आता है और देखता है कि अरे यह तो इस घर की पुरानी मालकिन है और घर के बाहर चबूतरे पर लेटी हुई रो रही है। वह आता है और कहता है, माँ जी आप तो अपने बेटे के साथ विदेश जाने वाली थी, फिर क्या हुआ, आप नहीं गई क्या विदेश। शारदा जी रोते हुए सारी कहानी बताती हैं। उनके घर का नया मालिक बहुत ही नरम दिल और उदार व्यक्ति था। वो कहता है, माँ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, वैसे भी मैंने यह घर किराए पर देने के लिए ही लिया है, मैं तो अपने दूसरे घर में रहता हूँ। आप एक काम करो, यह बाहर वाला एक कमरा आप ले लो, बाकी का घर मैं किराए पर चढ़ा दूंगा। शारदा जी ने कमरे में रहने के लिए तैयार हो जाती हैं और अपने मालिक को बहुत सारा आशीर्वाद देती हैं। बेटा तुम हमेशा खुश रहो। और वह इस घर से अपने रसोई का पुराना सामान, राशन पानी भी उठा लेती हैं और अपने उस कमरे में रख लेती हैं, जिससे वो अपना खाना बनाने लगती हैं। कुछ समय बाद उनका राशन खत्म हो जाता है। अब उन्हें लगता है कैसे काम चलेगा, बैठ कर के तो खिलाने वाला नहीं है और बेटे के धोखे से अभी उबर नहीं पाई थी। बार बार रो रही हैं।
2 महीने जैसे तैसे निकलते हैं और शारदा जी सोचती हैं ऐसे काम नहीं चलेगा, जिंदगी जीनी है तो कुछ करना ही पड़ेगा। इसलिए वो अपने नए मालिक से 5,000 रुपये उधार लेती हैं और घर में टिफ़िन बनाने का काम शुरू कर देती हैं। शारदा जी खाना तो बहुत अच्छा बनाती थी, उनके हाथ में तो बहुत स्वाद था। उसी घर में से 8 से 10 लड़के रहते हैं जो पढ़ाई के सिलसिले में अपने घर से बाहर शहरों में रहते हैं। वो भी शारदा जी से सुबह शाम खाने का टिफ़िन लेने लगे। अब तो शारदा जी के पास धीरे धीरे पैसे भी आने लगे और थोड़ी सी बचत भी होने लगी। 1 साल बाद तो शारदा जी का टिफ़िन में नाम हो गया, क्योंकि वो खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी और सभी को उनका खाना बहुत पसंद आता था। कहाँ उनका 10 टिफ़िन से काम शुरू हुआ था, आज तो पूरे शहर में उनके 300 टिफ़िन बिक जाते हैं। और अब तो उनके काम के लिए 2 लड़की भी रख ली हैं और साथ ही घर में खाना बनाने के लिए 2 सहायिका भी रख ली हैं। अब तो शारदा जी के पास खूब पैसे हैं, उनका बिजनेस भी बहुत अच्छे से चल रहा है, उनका खूब नाम भी हो रहा था। शहर में लोग बातें करते कि देखो 70 वर्ष की शारदा जी खाने का टिफ़िन का बिजनेस कर रही हैं, उनके बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है, वो पैसे कमा रही हैं। उनको तो सरकार की तरफ से भी सम्मानित किया गया है। कुछ समय बाद किसी वजह से मोहित की नौकरी चली जाती है और बिना पैसों के विदेश में रहना आसान नहीं होता है, इसलिए वो अपने देश वापस आ जाता है। कुछ दिन तक तो वो अपने ससुराल में रहता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसकी माँ का बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, उनके पास बहुत पैसे हैं, बहुत अच्छा खासा कमा रही हैं और तो और वो सरकार से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। न्यूज़पेपर में उनका नाम आया है कि कितनी उम्र में भी वो इतनी मेहनत कर रही हैं। मोहित के पास तो वैसी ही पैसे की तंगी थी, एक तो नौकरी चली गई थी, ऊपर से इंडिया आने पर भी उसको कोई नौकरी नहीं लग रही थी। इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ भागा भागा अपनी माँ के पास आता है। बेटा आते ही रोने लगता है और माफ़ी मांगने लगता है, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे गलती हो गई है, मैं आपका घर और ज़मीन बेच दी और आपको इधर अकेला छोड़ करके चला गया, लेकिन आप तो मेरी माँ हो, आप मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। शारदा जी अपने बेटे बहू को देखकर दंग रह जाती हैं और पीछे को हटते हुए कहती हैं, तुम लोगों को तो कभी माफ़ नहीं कर सकती, तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया है वो अच्छा नहीं किया है, तुमने बूढ़ी माँ के विश्वास को तोड़ा है, उसको धोखा दिया है, यह मुझे कतई बर्दाश्त नहीं। अरे तुम तो मुझे इधर अकेला मरने के लिए छोड़कर चले गए थे, मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, इतना बड़ा प्लान बना लिया, तुमने मुझे धोखा देने का कुछ तो मेरे लिए छोड़ देते कि बूढ़ी माँ लौट कर आएगी तो कहाँ रहेगी, क्या खाएगी, नहीं ले जाना था तो इधर ही बोल देते, मुझे इतना बड़ा धोखे देने की क्या ज़रूरत थी। मोहित और प्रियंका बनावटी आंसू निकालते हुए कहते हैं, माँ अब जो हुआ सो हुआ, उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि हम कितनी मुसीबत में हैं। 6 महीने पहले ही मेरी जॉब चली गई है, एक एक पैसों के लिए तरस गए हैं, अब तो मेरे 2 बच्चे भी हैं, उनकी पढ़ाई का भी खर्चा है। माँ अब तो इतने पैसे कमा रही हो कि अपने इस घर को भी वापस खरीद लिया है, तो मुझे अब इसी घर में रहने दो ना, फिर धीरे धीरे मैं कहीं नौकरी ढूंढ लूँगा और इस घर में सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहेंगे। लेकिन शारदा जी अपने बेटे के धोखे को बिल्कुल भी नहीं भूलती हैं, वो अपने बेटे से स्पष्ट रूप से कह देती हैं, अब मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं फिर से तुम्हारा सहारा पकड़ लूँगी तो पता नहीं तुम मुझे फिर से धोखा दे दोगे। अब मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और मुझ में बार बार धोखा खाने की शक्ति भी नहीं है। तुम्हें जो करना है करो, जहाँ नौकरी ढूंढनी है ढूंढो, पर ना तुम इस घर में तुम्हें रखूँगी और ना ही अपना एक पैसा तुम्हें दूँगी। जो भी पैसा कमाती हूँ अपने दम पर कमाती हूँ। तुमने तो मेरा सब कुछ छीन लिया था, उसके बाद मैंने सब कुछ हासिल किया है और तुम तो अभी जवान हो, जाओ अपनी परेशानियों से संघर्ष करो और पैसा कमाओ और अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है जियो।
मुझसे कभी कोई उम्मीद मत रखना। इतना कहकर के वो अपने कमरे में चली जाती हैं। दरवाजे को बंद कर लेती हैं। बहू बेटा भी अपनी माँ की बातों को सुनकर मुंह लटकाकर घर से निकल जाते हैं। दोस्तों, आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है? शारदा देवी ने सही किया या गलत? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।